की औरत पार्ट 3। मीना का घर ठीक से ही चल रहा था। मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टिके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी साहब, कैसे आना हुआ? बताया नहीं, हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। बड़ी आई, कैसे आना हुआ? मेरे पति का मकान है ये। और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, हैं? और ये क्या पहना है? न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू। इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहां मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा 2 दिन हुए नहीं कमाना शुरू किए, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता न कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना। दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहां पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है। पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है, कार में बैठ नहीं पाती। पता नहीं, बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं। देख, यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी? यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी? इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा? क्या हो जाता है आपको रह रहकर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं। मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी। साफ साफ बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब, वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं। बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था। और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, कैसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी, बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी सा, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं? सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं। क्यों ससुर जी, बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा। 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी सा, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में। क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना बहू, चलो दादी सास आई है, ये नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करे। अरे माँ, तू भी किन लोगों की बात में आ रही है? चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ससुर अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों बैठकर वैसे ही पंचायत शुरू कर देते हैं जैसे कोई बहू अपनी माँ से सास की बुराई कर रही हो।
देख मंगलू, गलती तो तेरी ही है जो तूने घर की जनानियों को काम के लिए बाहर निकाला। दूसरे तेरे पापा को देखा था, कभी मुझसे फालतू बोलते। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में रहा है, यही सिखाया था मैंने तुझे। क्या बोलूं माँ, जब से ये मीना बहू घर आई है ना, इसने घर का सारा इतिहास भूगोल बदल कर रख दिया है। उस तितली से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तेरी वाली को तो ठीक कर दूं। अरे बहू क्या आ गई, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है। माँ देख, जो भी हो, इस बात को याद रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है। औरतों का औकात में रहना जरूरी है। अरे बहू के साथ मिलकर माँ ये बात उड़ती रहती है। बेटा देख, गलती तो तेरी भी है, क्यों तूने इसे काम करने की छूट दी। मारना भी कम कर दिया है तूने इसे, वरना पहले आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा सूजा हुआ या काला ही दिखता था। देखकर तसल्ली मिलती थी कि तूने कंट्रोल कर रखा है। इस बार तो काला और सूजा छोड़, अच्छी खासी चमकती दिख रही है ये। अब क्या बताऊं माँ, गलती तो हो गई है। हाँ, वो कार देखकर पिघल गया होगा ना तू। अरे बेटा, औरतों को मुट्ठी में रखा कर। शान की साइकिल ज्यादा अच्छी कुत्ता बनकर कार चलाने से, समझा। मीना का ससुर अपनी माँ की बात को सुन रहा था। बस माँ, जो गलती हो गई मिट्टी डाल उस पर। अब बस तू ना घर पहले जैसा करके जाना। ये सब ना बहू का किया धरा है, समझी। मतलब बहू को ठीक करना है तो बहू को लगाम लगाना होगा, ठीक है। दोनों माँ बेटा बातें करके सो जाते हैं। सोने के बाद अगली सुबह मंगलू की बीवी यानी कि मीना की सास, माँ जी उठिए, ये लीजिए गर्म पानी और ये दादुन। चलिए तो याद रहा तुझे, वरना मैंने तो सोचा था कि बहू के चक्कर में पागल ही हो गई होगी बिल्कुल। अरे बहू के चक्कर में पागल होने का क्या मतलब होता है माँ जी। उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसी मेरी बेटी होती ना तो शायद मैं बहुत पहले जीवन का मतलब समझ चुकी होती। तो दादी सास को समझ में आ जाता है कि सारा मामला मीना पर जाकर ही ठीक होगा। वो सोच लेती है कि अपनी बहू को छोड़कर पहले मीना को सही करना है। फिर अगले रोज, अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का वक्त भी नहीं है, हैं? अरे कैसी बात करती है दादी, तेरे लिए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूं। नौकरी नहीं, तू ना बीवी छोड़ दे, खुश हो जाऊंगी मैं। नीरज हैरान हो जाता है कि उसने तो मजाक किया था। दादी ये क्या बोल रही है? कैसी बात कर रही हो दादी, मीना ने तो सारा घर संभाला हुआ है। पहले तो घर गिरा जा रहा था ना। तेरी मीना के आने के पहले ना घर में चूल्हा जल रहा था, ना कोई रोटी खा रहा था, क्यों? नीरज को दादी बीवी के खिलाफ खूब कान भरती है। तू सही कह रही है दादी, औरत पैर की जूती और हाथ की मुट्ठी में ही ठीक लगती है। मीना ने ना सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ा, माँ को भी पिताजी की इज्जत करनी छुड़वा दी। अब ठीक बोल रहे हो, घर को बिगाड़ने की मेन जिम्मेदार तो मीना ही है दादी। अभी उसे ठीक किए देता हूँ। तभी वहाँ पिता भी आ जाता है। देख बेटा, तो रोटी कम खाना मंजूर, लेकिन इन औरतों के आगे झुकना मंजूर नहीं। तेरी दादी ने घर की परंपरा बनाकर रखी, मजाल कि मेरा बाप मेरी माँ के सामने कुछ कह लेता। पर पापा एक बात पूछनी थी। रहने बेटा, तू ना कंफ्यूज है जीवन में, तू ना कंट्रोल कर पाएगा अपनी जनानी को। मंगलू, मेरी तो टिकट ही करा दे गाँव की। तुम लोगों के घर तो मर्दों की कोई इज्जत ही ना है, और ये मेरे घर की परंपरा ना है, मैं चली। अरे ना ना दादी, मैं तो बस देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ इसे कल। फिर अगले रोज मीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि देख मीना, आज मेरे दफ्तर से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो शाम के खाने में। लेकिन आज तो मेरी मीटिंग है, फिर घर आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? बोला ना शाम को खाना बनाना है तो बनाना है, समझी। मीना को पति की बात अजीब लगती है, पर वो दादी सास के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा क्या खाना है प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पर बेटा तू तो
बहू सास को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन पोते को तो लड़ना था। वो मीना पर जोर से चिल्लाता है, मीना देख, ज्यादा हीरोइन मत बन। आज ऑफिस जा रही है तो जा, लेकिन सुन, तुरंत रिजाइन देकर घर आ जाना। ना मुझे तेरी कमाई चाहिए, ना ही तेरी नसीहत। आज से घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? अरे कैसे लैंग्वेज बोल रहे हो? ये तुम्हारी बोली नहीं है। कौन सिखा रहा है तुम्हें? तभी दादी सास आ जाती है। क्या बोलना चाह रही है बहू? मैं मुन्ने के कान भर रही हूँ, हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, वरना हम लोगों का घर अच्छे से चल रहा था। सभी मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देकर रह रहे थे। लेकिन अब तभी मीना को उसका पति जोर से डांटता है। सास बेटी बहू की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देख नीरज, बहू को डांटना या फिर बहू के साथ गलत व्यवहार, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह रे वाह, सारी जिंदगी जो पति की डांट और मार खाती रही, अब बहू को थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, गुस्सा आ गया। हाँ माँ, क्या हो गया? मैंने तो मीना को कहा कि देख नीरज, मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा तू। ये माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन कोई औरत अपने बेटे से बहू को मारना या डांटना सिखाए तो ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि तू औरतों की इज्जत ना करे, जबकि मैं खुद एक औरत हूँ। दादी सास बहू की बात सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेती है। सच कहा सासू माँ, एक रानी ही अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है, जो दूसरी औरतों का सम्मान करे। काश दादी सास भी पिताजी को अच्छे संस्कार दे पाती। मीना की बात सुनकर दादी सास उन लोगों से माफी मांगती है। मैं समझ गई बहू, औरतों की बेइज्जती करने को घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी। वो सब गलत है। औरतों की इज्जत से घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। मुझे माफ कर दो। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है। रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर? इतनी देर क्यों कर दी?
आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई हैं? अपने हाथ दिखा। जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया, और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी।
अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।